तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और ये भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान सभा का गठन, ठीक है। इससे पहले हम करा चुके हैं और पिछली वाली क्लास में हमने कराया था, इससे पहले पिछली वाली क्लास में तो उसमें कराया था अंतरिम सरकार का गठन कैसे हुआ और कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। माउंटबेटन योजना क्या थी, कैबिनेट मिशन क्या था, इन सब के बारे में पिछली क्लास में ही चर्चा कर चुके हैं। और आज की जो बात करेंगे, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान की सबसे पहले विचारधारा कहाँ से उत्पन्न हुई, संविधान को मूर्त रूप किसने दिया, और इस विचार को, यानी सबसे पहले जो विचार आया था संविधान सभा का, उस विचार को सबसे पहले किन दो देशों ने अपनाया। उसके बाद भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की मांग सबसे पहले कहाँ उठी और किसके द्वारा उठी। फिर उसके बाद धीरे धीरे यही सिनेरियो आगे चलता रहा और संविधान सभा को लेकर के फिर वास्तविकता से मांग कब उठने लगी, इस चीज़ को ही आज हमें करना है। तो देखिए, बात करें संविधान सभा के गठन की, तो संविधान का विचार सबसे पहले किस के द्वारा आया, यानी कौन से देश में सबसे पहले उठा। तो संविधान सभा के विचार की बात करें तो सबसे पहले जो विचार आया था संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार सबसे पहले, ठीक है। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। सबसे पहले संविधान सभा का विचार सबसे पहले इंग्लैंड वालों के पास था, ठीक है। यानी इंग्लैंड के लोगों ने सबसे पहले विचार रखा, ठीक है। किसका? संविधान सभा का। अब इंग्लैंड में कुछ लोग थे सामंतवादी लोग थे। इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के विचार की बात की और इन्हीं में से एक पर्सन था जिसका नाम था हेनरी मैन। क्या नाम था? हेनरी मैन ये व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान का विचार रखा। इंग्लैंड के थे और इन्होंने ही, हेनरी मैन ने ही सबसे पहले क्या रखा था? संविधान के विचार रखा था। अब इस विचार को किसने आगे व्यावहारिक रूप से, यानी कौन से देशों ने व्यावहारिक रूप में इसको दिया? तो व्यावहारिक रूप इस संविधान के विचार को, ठीक है, संविधान के विचार को व्यावहारिक रूप दो देशों ने दिया सबसे पहले। किसने? नाम क्या था उसका? एक का नाम था अमेरिका और दूसरे का नाम था फ्रांस। अमेरिका व फ्रांस ने इसको व्यावहारिक रूप दिया, यानी संविधान होना चाहिए, इसे व्यवहार में लेकर आए अमेरिका और फ्रांस। सबसे पहले जो विचार उठा था वो इंग्लैंड में उठा संविधान का, और व्यावहारिक रूप किसने दिया था? व्यावहारिक रूप दिया था अमेरिका और फ्रांस ने। अब बात करें भारत की, तो भारत का संविधान की बात सबसे पहले उठी? तो चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान की बात। तो भारतीय संविधान की सबसे पहले मांग की बात करें तो 1895 ईस्वी में एक पर्सन थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। क्या नाम था? स्वराज विधेयक। उस स्वराज विधेयक के द्वारा उन्होंने सबसे पहले संविधान की मांग रखी। अब इस बात को वहीं पर ज़्यादा नहीं आगे लेकर आए थे वो, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया था ज़्यादातर। उसके बाद 1922 की बात है, तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीयों के पास जो संविधान होगा वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा। अब इस चीज़ को लेकर के 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने भी ये बात बोली कि 1924 में संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने 1924 में संविधान सभा के निर्माण की मांग को रखा और इसमें कहा था इन्होंने कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन अगर देखा जाए तो उसके बाद एक व्यक्ति और आए थे 1934 में जिनका नाम था एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान का औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण को मांग रखी। संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी थी औपचारिक रूप से, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि संविधान के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने किया था, जिसे पंडित नेहरू ने 1939 में मूर्त रूप प्रदान किया था। यानी 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
इसको एक रूप दे दिया जो एम एन राय ने 1934 में कहा था। यानी कांग्रेस के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, क्या नाम था उनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने इसको मूर्त रूप दिया था 1939 में। अब इस चीज़ को देखते हुए 1942 में एक मिशन आया था जिसे बोलते हैं क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन ने भी यही बात कही थी। क्रिप्स मिशन कुछ लुभावनी बातें लेकर आया था भारतीयों को लुभाने के लिए, क्योंकि भारतीयों ने माना कर दी थी किसमें, 1939 में जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। तो उसमें भारतीयों को बिना भारतीयों की मर्जी के उनको भारत युद्ध में शामिल कर लिया था अंग्रेज़ों ने। तो इस चीज़ का विरोध किया था भारतीय नेताओं ने, और इसको लेकर के 1939 में ही क्या कर दिया था, 1939 में इन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस ने। और इसको 1939 में ही वो मनाया था मुक्ति दिवस, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इस चीज़ को लेकर के कि भारतीय हमारे साथ युद्ध में बने रहें, उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन भेजा जिसे बोलते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स उसके हेड थे। क्रिप्स आया था यहाँ पर, बात एक उन्होंने कहा था कि संविधान का निर्माण किया जाएगा, और संविधान सभा में जो ज़्यादातर भारतीय होंगे, और वो यानी विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जैसा भारतीय चाहेंगे ऐसा शासन करेंगे। लेकिन यानी स्वतंत्रता की बात नहीं कर गई थी उसमें, ठीक है। वह असफल हो गया। उसके बाद फिर से क्रिप्स मिशन आया 1945 में। तो इसी प्रकार से एक सिनेरियो चलता रहता है। तो हम बात करते हैं, देखिए, तो बात करते हैं संविधान सभा की। देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन, ये संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1895 में। कब की बात है, 1895, ठीक है। क्रम बाय डेट बाय डेट चलेंगे। 1895 में सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग उठी, सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1895 में संविधान सभा की मांग स्वराज विधेयक द्वारा संविधान सभा की मांग उठी। सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग स्वराज विधेयक द्वारा उठी, ठीक है। और इसे किसने उठाया, तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग रखी थी, वो रखी थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने ही सबसे पहले कहा था कि भारतीयों के पास भी एक संविधान होना चाहिए। तो स्वराज विधेयक में पाया, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। सबसे पहले सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक लाया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, और इन्होंने ही सबसे पहले संविधान की मांग रखी थी। आगे बात करें, गांधी जी ने 1922 में, अब 1922 की बात करते हैं। 1922 में एक पर्सन आए थे जिनका नाम था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में यह कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही तैयार होगा। भारतीयों के द्वारा तैयार होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा था 1922 में कि भारत जो संविधान है, ये महात्मा गांधी जी द्वारा यह कहा गया कि भारत का जो संविधान का निर्माण होगा वो भारतीयों के द्वारा ही तैयार किया जाएगा, ठीक है। फिर एक व्यक्ति और आए जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। 1924 में संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी थी। अब 1924 में एक पर्सन और आ गए थे जिनका नाम था, 1924 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा भी संविधान सभा की निर्माण की मांग रखी गई। मोतीलाल, ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। मोतीलाल नेहरू जी द्वारा
संविधान के निर्माण की मांग रखी। संविधान निर्माण की मांग रखी। देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे पहले संविधान किस देश में बना और सबसे पहले संविधान कब संविधान की मांग उठी और कब से, तो वहाँ पे एक पूछते हैं कि कुछ बच्चे भी मानते हैं कि 1215 में 1215। देखिए 1215 संविधान की संविधान के निर्माण की मांग नहीं थी, वो मौलिक अधिकारों को लेकर के बात थी। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लेकर के इंग्लैंड में सबसे पहले 1215 में लोगों ने आवाज़ उठाई थी मौलिक अधिकारों को लेकर के। तो वहाँ मौलिक अधिकारों की बात आती है, ना कि आप संविधान के निर्माण की बात। वहाँ अधिकारों को लेकर के बात हुई थी सबसे पहले 1215 में। ठीक है, तो उसको आप देख लेना। तो 1924 में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्माण की मांग रखी गई थी। ठीक है, मांग रखी गई। उसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, 1934 की बात करें तो 1934 में एक पर्सन थे जिनका नाम था M.N. रॉय। M.N. रॉय, मानवेंद्र रॉय। ठीक है, मानवेंद्र रॉय, इनके द्वारा संविधान सभा के सबसे पहले तो औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. रॉय द्वारा सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग रखी गई थी औपचारिक रूप से। नाम था इनका मानवेंद्र रॉय के द्वारा सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी गई थी 1934 में। इसके बाद 1939 में एक पर्सन आते हैं जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1939 में, ठीक है, 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको मूर्त रूप प्रदान किया गया था। ठीक है, तो 1939 में, ठीक है, 1939 में पंडित नेहरू द्वारा, ठीक है, इसको यानी जो M.N. रॉय के द्वारा जो औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी गई थी, इसको 1939 में पंडित नेहरू द्वारा मूर्त रूप दिया गया था। ठीक है, मूर्त रूप प्रदान किया गया किसको, इन वाले वैचारिक जो औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी गई थी, इनको मूर्त रूप दिया था 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको मूर्त रूप दिया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट ये है कि अब इसको देखते हुए 1939 में मूर्त रूप दिया गया था, तो इसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा और उस क्रिप्स मिशन में कुछ बातें थी। ठीक है, अब उस क्रिप्स मिशन में क्या क्या बातें थी, देखिए पहले बात करें तो क्रिप्स मिशन ने 1942 में सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार लिया था। ठीक है, तो 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, इन्होंने संविधान सभा यानी भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार लिया था, स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था। इन्होंने कहा था कि चलिए ठीक है, हम संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकारते हैं और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे युद्ध के बाद, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तर्क दिए थे। पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था, और ठीक है, डूबते हुए बैंक का चेक भी कहा था। तो इनको अलग अलग नाम दिया गया था इसको। उसके बाद इन्होंने कहा था कि इसके लिए कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में दिया गया। इसके लिए भी जो जब ये सब चीज़ें सफल हो गई, तो उसके लिए 1946 में कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया था। ठीक है, फिर इन्होंने कहा था कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा के लिए उन 389 सीटों का आवंटन किया गया था। कितने कुल सीटें कितनी रखी गई थी, 389 सीटें रखी गई थी, जिनमें कांग्रेस ने 210 सदस्यों को खड़ा किया था इसमें। तो 389 सीटें, जिसमें कांग्रेस ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 सीटें, जिसमें से बाद में जब संविधान सभा का निर्माण हो जाता है, ठीक है, हो जाते हैं वहाँ पे, तो उसमें 389 सीटें होती हैं। कांग्रेस के भी बहुत से सदस्य जीतते हैं उसमें, तो 10 सदस्य कांग्रेस के होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर 78 में से 73 सदस्य मुस्लिम लीग के जीतते हैं,
बहुत और सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें जो रखे गए थे 389 सीटें रखी गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। 389 सीटें निर्धारित की गई थी, जिनमें से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से थी। ठीक है, तो 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से थी, 93 देसी रियासतों से थी और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी। तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 1942 में एक और मिशन आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। ये भी संविधान सभा से जुड़ा हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, ये भी संविधान सभा से जुड़ा हुआ था। संविधान सभा से जुड़ा, याद रखना, संविधान सभा से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये संविधान सभा से जुड़ा हुआ था। और ठीक है, और जब इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा तो 1946 में कैबिनेट मिशन का निर्माण किया गया था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन, ठीक है, यहाँ पर 1946 में कैबिनेट मिशन का निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो कैबिनेट मिशन, ठीक है, 1946 में वैधानिक रूप से कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा 1946 में दिया गया था। जो संविधान सभा के स्वीकारने की बात करी गई थी, उसको वैधानिक रूप जो दिया गया था 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया था। तो 1946 में संविधान सभा के वैधानिक रूप को जो अपनाना था, वो 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा अपनाया गया था। अब ये जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, तो इसमें कुछ सीटें निर्धारित करी गई थी। तो कुल सीटों की बात करें तो 389 सीटें, कितनी थी? 389 सीटें थी। अब 389 जो सीटें थी, अब इनमें सीटें किस किस को निर्धारित की गई, देखिए। पहली बात करें तो इधर थी ब्रिटिश प्रांत। तो ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो सीटें निर्धारित की गई थी, ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 सीटें, कितनी थी? 292 सीटें। ठीक है, 389 सीटों में से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों की थी। और देसी रियासतों के लिए  की बात करें तो देसी रियासतों के लिए कितनी थी? 93 सीटें थी। देसी रियासतों के लिए 93 सीटें थी। ये 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थी। ठीक है, और बात करें 4 सीटें और थी इसमें। तो 4 सीटें जो रखी गई थी, वो रखी गई थी चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए। चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए। अब ये चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे, देखिए। चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए पहले बता देता हूँ, 4 सीटें निर्धारित की गई थी। 4 सीटें, ठीक है, 4 सीटें चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए निर्धारित की गई थी। अब चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन से, देखिए, दिल्ली चीफ कमिश्नरी प्रांतों के अंतर्गत आता था। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये चीफ कमिश्नरी प्रांत जो आते थे, वो चीफ कमिश्नरी प्रांत हम बात करें, दिल्ली, मारवाड़, अजमेर, कुर्ग और आपके क्या कहते हैं, ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये चीफ कमिश्नरी जो प्रांत थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत, तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ रेड पेन से। तो चीफ कमिश्नरी प्रांत जो थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत, याद रखना, चीफ कमिश्नरी प्रांत जिनके लिए 4 सीटें निर्धारित की गई थी, तो उनके नाम है। पहला था दिल्ली, ठीक है, दूसरा था आपका अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और आपके ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये आपके चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। ठीक है, अजमेर था, मारवाड़ था, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। इनके लिए 4 सीटें निर्धारित की गई थी। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। बात करें, देखिए यहाँ पर आगे नेक्स्ट देखिए, 389 सीटें थी, 389 सीटें थी। और 389 सीटों की बात करें तो इन 389 सीटों में से देखिए
बताया भी था मैंने अभी। तो देखिए इसमें तो दी 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों को दी गई थी। तो ब्रिटिश प्रांत जो थे उनको 292 सीटें, और कमिश्नरी प्रांतों को जो दी गई थी उनमें से सीटें जो दी गई थी, इनकी बात करें तो इनमें 4 सीटें थी ब्रिटिश प्रांतों में। ब्रिटिश प्रांत मैंने लिख दिए हैं, सॉरी चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो चीफ कमिश्नरी प्रांत में यहाँ लिख भी रखे हैं कौन कौन से थे। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये चीफ कमिश्नरी प्रांतों के अंतर्गत आते थे। इनके लिए 4 सीटें निर्धारित की गई थी। अब बात करें देसी रियासतों के लिए तो 93 सीटें थी। अब 93 सीटें थी। अब ये जो 389 सीटों पर चुनाव हुए थे, इनमें कांग्रेस के कितने सदस्य थे। देखिए कांग्रेस ने जो अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे, कांग्रेस कांग्रेस के प्रतिनिधि कांग्रेस के प्रतिनिधि कांग्रेस के प्रतिनिधि खड़े हुए थे 210। कितने हुए थे? 210। अब 210 में से 199 जीते, 199 जीते। 210 इन्होंने खड़े किए थे, और जिनमें से कितने जीते थे? 210 जीते थे। अब ये बात हुई थी ब्रिटिश प्रांतों की। ये कमिश्नरी प्रांत और देसी रियासत है, ये तो अलग रही थी। इन्होंने अलग रहना, इन्होंने कह दिया था कि हम अलग रहेंगे, हमें संविधान सभा से कोई मतलब नहीं। क्योंकि जो देसी प्रांत थे वो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम कोई संविधान सभा से हमें कोई लेना देना नहीं। तो 292 सीटें जो थी, इनमें से आपके 210 सीटों पर कांग्रेस के प्रतिनिधि खड़े हुए, जिसमें से 199 जीते, 199 की जीत हुई थी। ठीक है, बात करें आगे तो अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, मुस्लिम लीग के अब मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, मुस्लिम लीग के खड़े हुए थे 78 सदस्य हुए थे खड़े। ठीक है, 78 में से मात्र 73 जीते। कितने जीते थे? 73। ठीक है, देखिए 73 जीते। तो 78 खड़े हुए थे, 73 जीत चुके थे, लेकिन फिर भी इनको लगा कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो कम है, मात्र 25% प्रतिनिधित्व था इनका। संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में इनका मात्र 25% इनका प्रतिनिधित्व था। और जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व की बात करें तो कांग्रेस की ठीक है, तो 199 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, और 9 इनको समर्थन प्राप्त था। 9 सीटों का इनको समर्थन प्राप्त था, प्लस में 9 सीटें जिनसे समर्थन मिला, जिनसे समर्थन मिला। तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई थी? 208 सीटें। 208 सीटें हो गई थी कांग्रेस की। ठीक है, तो 199 तो ये जीते थे, 9 सीटें इनको समर्थन में मिली थी, इनको समर्थन दिया था 9 सीटों पर जो जीते थे। तो कुल मिलाकर के 208 सीटें हो गई थी, और जबकि 78 में से 73 सीटें जीती थी मात्र मुस्लिम लीग ने। अब मुस्लिम लीग को लगने लगा 78 में से 73 सीटें जीती थी, तो इनको 25% इनको चुनाव मिला था। तो 25% था इसका, कुल चुनाव में 25% था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, देखिए 25% इनका था, और यहाँ की बात करें तो कांग्रेस को जो कितने परसेंट मिले थे? कांग्रेस को मिला था 69.25%। तो कांग्रेस का, इसका पूरा परसेंट की बात करें तो कांग्रेस का था इसमें परसेंटेज 69.25% वोटिंग मिली थी इसको, कांग्रेस को। और इसको मात्र कितनी मिली थी? 25% वोट है। अब इतना कम प्रतिनिधि देख के मुस्लिम लीग ने, इतना कम प्रतिनिधित्व देख करके, अपना संविधान सभा में इतना कम प्रतिनिधित्व देख करके मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। ये संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, बाद में रुकावट डालने के लिए, क्योंकि दंगे वगैरह करवाए थे इन्होंने, तो 1946 में फिर से दोबारा से, ठीक है, वायसराय के कहने पर ये फिर से वापस आ गए थे इसमें, ताकि ये संविधान सभा में अवरोध डाल सकें, यानी रुकावट डाल सकें। तो चलिए फिर से टॉपिक पर चलते हैं अपने पे। तो 8 सीटें इसमें निर्दलीय लोगों के लिए हुई थी, 8 सीटें। ठीक है, तो 8 सीटें जो हुई थी, 8 सीटें पे निर्दलीय खड़े हुए थे। तो 8 सीटें पे कौन थे? निर्दलीय। तो निर्दलीय कितने पे थे? निर्दलीय के लिए 8 सीटें थी, 8 सीटों पे थी। तो 8 सीटें निर्दलीय जीते थे, और 4 सीटें जो थी, 4 सीटें, ठीक है, 4 सीटें पे सिक्के जीते थे, जिन्होंने बाद में कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। तो सिखों के लिए जो सीटें थी, इसके लिए सिखों के लिए 4 सीटें थी, इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। किसको दिया था? कांग्रेस को समर्थन दिया।
ठीक है, इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। तो ये तो थी 389 सीटों में से इन्होंने वो कांग्रेस को समर्थन दिया था। अब इसमें से देखिए कौन ने कहाँ से इसका प्रतिनिधित्व किया, कौन कहाँ से जीत कर आया था। तो एक पर्सन का नाम था जिनका नाम था संविधान सभा में पीएच मोदी। पीएच मोदी जी ने पारसी समुदाय का तथा फ्रैंक एंथोनी ने इंडियन समुदाय का यानी एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पीएच मोदी। तो पीएच मोदी मोदी पीएच मोदी जी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो पीएच मोदी जी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। जबकि एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। तो एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। इन्होंने जो किया था, इन्होंने एंग्लो इंडियन, इसका क्या था, एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। इन्होंने एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। एक पर्सन और थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इन्होंने पश्चिम बंगाल यानी ये जो जीत कर आए थे, पूर्वी बंगाल से जीत कर आए थे। इनका जो चुनाव हुआ था पूर्वी बंगाल से। ये पूछ भी लेता है कि बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी का चुनाव जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का चुनाव हुआ था, वो हुआ था पूर्वी बंगाल से। कहाँ से हुआ था, पूर्वी बंगाल से। याद रखना, ये पूर्वी बंगाल से जीत कर आए थे। पहले ये महाराष्ट्र से हार गए थे, बाद में पूर्वी बंगाल से जीत कर आए थे। तो बंगाल से, पूर्वी बंगाल से चुने गए। ठीक है, याद रखना, कहाँ से चुने गए थे, पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। पूछ भी लिया जाता है क्वेश्चन कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहाँ से चुन करके आए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहाँ से चुनकर आए थे, पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे। ठीक है, अब इसमें अब बात करें तो देखिए ये तो सब कुछ सही चल रहा था। अब इसमें जो मुस्लिम लीग थी इसने इसका बहिष्कार कर दिया। अब ये इसमें शामिल नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। मुस्लिम लीग अपने कम प्रतिनिधित्व को देख करके कैबिनेट मिशन योजना का इसने अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन योजना को इसने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। अस्वीकार करने का कारण क्या था, स्वीकार करने का कारण ये था कि इसमें सबसे कम प्रतिनिधित्व जो था, प्रतिनिधित्व केवल मात्र 25% प्रतिनिधित्व। इस बात को लेकर के मुस्लिम लीग इस अलग होने चाहती थी। तो मुस्लिम लीग ने इसका कैबिनेट मिशन का बहिष्कार कर दिया, यानी अस्वीकार कर दिया था कैबिनेट मिशन को, और अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग करने लगी। तो कैबिनेट मिशन का बहिष्कार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब कैबिनेट मिशन योजना का कम प्रतिनिधित्व देखते हुए देखिए कैबिनेट मिशन योजना का बहिष्कार, योजना को अस्वीकार, कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा। अस्वीकार किसके द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा। तो मुस्लिम लीग द्वारा सब कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। कारण तो ये था क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम था संविधान सभा में, और इस चीज़ को लेकर के जब इन्होंने अस्वीकार कर दिया था तो ये मांग करने लगी थी अलग संविधान सभा का, अलग संविधान सभा की मांग। कैबिनेट मिशन यानी मुस्लिम लीग द्वारा अलग संविधान
सभा की मांग। तो अलग संविधान सभा की मांग करी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, और इसी को कैबिनेट मिशन योजना को भी इसने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करना और यहाँ पर अलग से अपने लिए संविधान सभा का मांग करना। संविधान सभा का बहिष्कार करके इन्होंने 16 अगस्त दिन था उसका 16 अगस्त 1946 को ही इन्होंने सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग द्वारा ठीक है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। दिवस मनाया गया क्यों? क्योंकि इसने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था। इस कारण मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, दिवस मनाया। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण संविधान सभा की प्रथम बैठक में मात्र कुल 210 सदस्य उपस्थित हुए। तो कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के कारण जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित हुए। ठीक है, मात्र 210 सदस्य उपस्थित हुए थे पहली बैठक में, और ये पहली बैठक में मात्र 210 सदस्य उपस्थित होने का कारण था कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। अब इस चीज़ को देखते हुए एक योजना आई थी जिसे कहते हैं माउंटबेटन योजना। तो मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने के कारण देश में बहुत बड़े स्तर पर दंगे शुरू हो गए थे। अब इस चीज़ को लेकर के बाद में मुस्लिम लीग ने 13 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल होने का निर्णय रखा है। फिर ये शामिल भी हो गई थी 13 अगस्त 1946 को ही। तो 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग फिर से पुनः संविधान सभा में शामिल हो गई। तो दिन था 13 अक्टूबर अक्टूबर लिख दो भाई हिंदी में। 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सभा में शामिल हो गई। अब देखिए इसका शामिल होने का कारण क्या था? शामिल होने का कारण इसका ये था कि ये गतिरोध पैदा कर सके, संविधान सभा में बार बार रुकावट डाल सके, बार बार जो नए क्या चीज़ बन रही है, क्या चीज़ की मांग उठ रही है, इस चीज़ को लेकर के मुस्लिम लीग इसमें बार बार रुकावट डालने का काम करना चाहती थी। इसलिए 13 अक्टूबर 1946 को संविधान सभा में शामिल हो गई। ठीक है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग शामिल हो गई थी। दिन था 13 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हो गई ताकि गतिरोध उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने के उपलक्ष्य में ही देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही जब दिवस मनाया था तो देश में बहुत बड़े स्तर पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। इन्होंने मुस्लिमों को भड़काया था उस चीज़ को लेकर के कि आप दंगे कीजिए हिंदुओं से। ठीक है, तो अब वो बाद में जो वायसराय के कहने पर ये मुस्लिम लीग फिर से पुनः इसमें शामिल हो गई थी। दिन था उसका 13 अक्टूबर 1946 को। तो 13 अक्टूबर 1946 को इसमें शामिल हो गई थी। लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया था कि अब भारत की एकता को नहीं बना के रखा जा सकता। तो मुस्लिम लीग ने जब पहले ही मुस्लिम कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया था, तो अब इसने यह दर्शा दिया था कि जो भारत की जो एकता है उसको नहीं बना कर रखा जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इनका यही था कि हमें अलग से एक देश चाहिए जिसका नाम था पाकिस्तान की मांग कर रहे थे बार बार। ठीक है, बाद में पाकिस्तान बन भी गया था। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। तो पहले उसके जो वायसराय जो बने थे, ठीक है, गवर्नर, तो वो बने थे मोहम्मद अली जिन्ना, वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना, और पहले प्रधानमंत्री बने थे चौधरी रहमत अली। तो उसके पहले प्रधानमंत्री बने थे। चलिए बाद में चर्चा करेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो देश की एकता को बनाए रखना संभव नहीं है। एटली ने इस चीज़ को देखते हुए प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। तो एक पर्सन आए थे, क्योंकि
इंग्लैंड में उस टाइम पे क्लीमेंट एटली की सरकार बनी थी। तो क्लीमेंट एटली की सरकार बनी थी, तो ये लेबर पार्टी की सरकार थी वहाँ पर इंग्लैंड में। तो नाम था उनका क्लीमेंट एटली। इन्होंने ही घोषणा करी थी कि भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जाए। उन्होंने बिल पास भी किया था। उसके बाद इन्होंने मिशन भेजे थे, कैबिनेट मिशन, क्योंकि एक इसकी कैबिनेट इन्हीं की कैबिनेट के कुछ सदस्य थे जिनका नाम था सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो कुछ इन्हीं की कैबिनेट के मिशन थे। क्रिप्स मिशन को इसलिए भेजा था क्योंकि एक बार पहले भी क्रिप्स मिशन यहाँ आ चुका था, तो क्रिप्स को इन्होंने द्वारा भेजा था। क्रिप्स आए थे, ए बी अलेक्जेंडर आए थे, तो ये इनकी कैबिनेट के सदस्य थे। ठीक है, संसद सदस्य थे, तो इनको बाद में भेजा था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। अब क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी दिन था उसका, याद रखना, 20 फरवरी 1947 को, तो क्लीमेंट एटली द्वारा दिन था, याद रखना, दिन 20 फरवरी 1947 को। तो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा की गई। 20 फरवरी 1947 को एटली द्वारा घोषणा की गई। अब देखिए घोषणा क्या की गई थी। अब ये घोषणा इसलिए की गई थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम जून 1948 से पहले अब इस घोषणा में क्या था कि जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। बात थी जून 1948 तक, कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। इससे पहले सत्ता सौंप दी जाएगी। इसलिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने नीति विषयक अपना जो बयान जारी किया था, उसी को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना को भारत का वायसराय बनाकर भेजा था। तो लॉर्ड बेबल के स्थान पर अब भारत के जो वायसराय बनकर आए थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन, तो ठीक है, तो माउंटबेटन यानी लॉर्ड बेबल के स्थान पर माउंटबेटन लॉर्ड बेबल के स्थान पर माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए। भारत के वायसराय बनकर आए। तो लॉर्ड, ठीक है, तो भारत के वायसराय कौन बनकर आए थे, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है, 3 जून 1947 को। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसका नाम था, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ये पारित घोषणा की गई थी, औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी इसकी 3 जून 1947 को। अब इसमें क्या थी, देखिए 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी, तो इसमें क्या था, देखिए इसमें कहा गया था कि जो भारत है, यानी ब्रिटिश प्रांत को 2 संप्रभु भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। यानी भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दोनों देशों में से किसी एक देश में शामिल होने की छूट है। ठीक है, पंजाब तथा बंगाल के विभाजन की बात करी थी, तो इसमें जनमत संग्रह के आधार पर क्या कहा गया था कि पंजाब और बंगाल का जो विभाजन होगा, वो विभाजन जनमत संग्रह के आधार पर होगा। फिर इसने देखिए, जब ये बात आ गई थी तो इसको मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया था। तो मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया था। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना आई थी। माउंटबेटन योजना में क्या था, देखिए माउंटबेटन योजना में फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। तो माउंटबेटन योजना में यह था कि इसमें यह था कि भारत को 2 राष्ट्रों में बांट दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दूसरा, जो देशी रियासतें हैं वो स्वतंत्र होंगे, वो चाहे अपनी मर्जी से चाहे पाकिस्तान में जा सकते हैं, चाहे भारत में जा सकते हैं। ठीक है, तीसरी इसमें बात कही गई थी कि जो बंगाल और पंजाब का जो विभाजन होगा, वो जनमत संग्रह के आधार पर होगा। किस पे आधार पर होगा, जनमत संग्रह के आधार पर। क्योंकि बंगाल की बात करें तो बात आई थी इसमें कि जहाँ जहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, उस क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया जाए। अब बात ये भी आ रही थी कि भाई मुस्लिम ही थोड़ी है उसमें,
अब मुस्लिम ही थोड़ी थे, अब उसमें कुछ हिंदुओं की संख्या भी थी, तो हिंदुओं की संख्या भी थी तो मुस्लिमों की संख्या कम थी, सॉरी ज़्यादा थी, तो हम हिंदू भी थे। तो अब ये बात रख दी सरकार ने कि एक काम कीजिए, आप वहाँ पे जनमत संग्रह कराइए, और जनमत संग्रह में जहाँ पर लोग ज़्यादा कहें कि हमें भारत के साथ रहना तो भारत में रहेंगे, और अगर वो पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तो वो पाकिस्तान में रहेंगे। 3 बातें थी माउंटबेटन योजना में, ठीक है। और ये भी थी कि देशी रियासतों के लिए अलग से संविधान अपना बना सकते हैं वो, तो इसमें वो सब बातें थी। इसी को देखते हुए एक और अधिनियम पेश किया गया था, स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था। 1947 में भी कुछ बातें थी। यह 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश प्रधान 2 भारतों में विभाजित कर दिया जाएगा, पहले ही बात कर दी गई थी। तो इसको जो लाया गया था 18 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया था, ठीक है। तो 3 जून 1947 के बाद एक और अधिनियम आया था जो सबसे आखिरी अधिनियम है, जिसे कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यह आया था 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सबसे लास्ट वाला अधिनियम था, और इसी अधिनियम के तहत भी सब वही बात की गई थी जो 1947 में माउंटबेटन योजना में थी, कि भारत को 2 राष्ट्रों में बांट दिया जाएगा। 2 राष्ट्र कौन कौन से होंगे, एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। कि 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश प्रांत है उसको 2 भागों में बांट दिया जाएगा, एक भारत एक पाकिस्तान, ठीक है। दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। देखिए, भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे उस टाइम पे वो थे, नाम था उनका लॉर्ड माउंटबेटन, वो भारत के गवर्नर जनरल बने रहे, जबकि प्रधानमंत्री बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना भारत के गवर्नर जनरल बने रहे, सॉरी उसके पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने 1947 के तहत। और जो उसके पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति की थी। चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। दोनों देशों के लिए अलग से संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये भी बात की गई थी 1947 के अधिनियम के तहत, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। देशी रियासतों को दोनों में से किसी एक राज्य में शामिल होने की छूट दी जाएगी, यानी चाहो तो आप किसी भी राज्य में शामिल हो सकते हो। इस चीज़ को लेकर के दोनों देशों के बीच में एक सीमा खींच दी गई थी जिनका नाम था सर रेडक्लिफ। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक, ठीक है, सीमा आयोग का गठन किया गया था, और ये सीमा बनाई गई थी भारत पाकिस्तान की, रेडक्लिफ सीमा बोलते हैं जिसे। इसी तरह से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये थे आपके संविधान सभा का गठन। अब जो नेक्स्ट क्लास में जो कराएंगे वो कराएंगे भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है। तो आज हमने कराया था संविधान सभा का गठन, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान के गठन को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।